हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल के तीन मेन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये तीन मेन टाइप्स हैं: कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और इसके बाद हम इन तीनों के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ, इस इमेज में जो तुम देख रहे हो, ये एक फॉसिल है। इसका मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेन्स होते हैं, इसको हम फॉसिल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये इमेज में तुम देख पा रहे हो, ये किसी एनिमल के, डायनासोर के, ठीक है, इसके रिमेन्स हैं, तो इसीलिए हम इसको एक फॉसिल कह देते हैं। अब इन्हीं फॉसिल, इसको हम कह रहे हैं फॉसिल। इसी फॉसिल की मदद से जो फ्यूल मुझे मिलता है उसको हम फॉसिल फ्यूल कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों के तीनों हमें इसी फॉसिल से मिलते हैं। ठीक है, जो कोल है वो भी हमें फॉसिल से मिलता है, पेट्रोलियम भी हमें फॉसिल से मिलता है और नेचुरल गैस भी हमें फॉसिल से मिलता है। क्योंकि ये तीनों के तीनों हमें फॉसिल से मिल रहे हैं, इसीलिए हम इन तीनों को फॉसिल फ्यूल्स कह देते हैं। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब जो भी हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन से मिलते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स को कहते क्या है हम? दिस आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो मैं ये कह सकता हूँ फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉसिल्स या फिर रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखोगे मैंने फॉसिल फ्यूल्स के नीचे लिखा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? एग्जॉस्टिबल का मतलब है ये इवेंचुअली एंड हो जाएंगे। ठीक है, और नेचुरल का मतलब क्या है? वी, बिकॉज वी गेट दिस फ्यूल्स फ्रॉम नेचर, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे नेचुरल कहते हैं। ठीक है, जो भी चीज हमें नेचर से मिलती है उसको हम नेचुरल कह देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या होगा, इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं एग्जॉस्टिबल। और क्योंकि हमें नेचर से मिलता है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस नेचुरल। ठीक है, अब ये खत्म क्यों हो जाएंगे इवेंचुअली? क्योंकि एक फॉसिल को फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, और जिस स्पीड से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इवेंचुअली, क्योंकि बनने में ज्यादा टाइम ले रहा है बट हम यूज बहुत ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं इसे, इसलिए क्या होगा? जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम फॉसिल फ्यूल्स को क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, नाउ हाउ डू कोल्स फॉर्म? ठीक है, कोल बनते कैसे हैं? अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, कोल भी क्या एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है, तो ऑब्वियस बात है कोल कोल बना किससे होगा? फॉसिल से बना होगा। ठीक है, होता क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इवेंचुअली होगा क्या? इसके ऊपर पे ढेर सारे सैंड और मड की क्या होगा? लेयर जो होगी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे तुम इसके ऊपर देख रहे हो, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब इसकी डेथ हो गई तो इसके ऊपर पे सैंड और मड की ढेर सारी लेयर जमा होना स्टार्ट हो गई। अब ये क्या होता है इवेंचुअली टाइम के साथ साथ, अब ये मैं सिर्फ 2-4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मिलियंस ऑफ ईयर्स की। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ईयर की बात करूं तो सोच लो कितनी सारी लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हुई होगी, है ना? अब क्योंकि इतनी ढेर सारी लेयर है, इसकी वजह से ये जो फॉसिल है, ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर को फेस करता है। ठीक है, अब क्योंकि इस फॉसिल के ऊपर ढेर सारा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए ये क्या करता है? फॉसिल जो होता है वो कन्वर्ट होके कोल का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं? हमें कोल मिल जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक फॉसिल है, उसके ऊपर ढेर सारा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा, तब जाके उसकी वो कन्वर्ट होके कोल बन चुका है। ठीक है ना? अब इस प्रोसेस को, जब कोई भी फॉसिल कोल में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है? कार्बनाइजेशन। ठीक है ना? तो हम इस कार्बनाइजेशन की अगर डेफिनेशन कहें तो हम क्या कहेंगे? कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉसिल इनटू कोल। जब एक कोल फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, अब कार्बनाइजेशन ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कोल होता है, इसमें कार्बन की क्वांटिटी बहुत होती है, कार्बन की क्वांटिटी। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें होती है, बट इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है कार्बन की, इसलिए इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब मैंने कहा कि ये जो कोल है, इसके अंदर ढेर सारे कार्बन क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह लिख लेना तुम लोग, कि जब भी हम कोल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो कोल को बर्न करने के बाद हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं कार्बन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करता हूं, तो इसका मतलब वो कार्बन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जब मैं
कोल को एयर की प्रेजेंस में जलाता हूं तो मुझे यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, तो जो भी गैस निकलती है उसके अंदर क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि व्हेन कोल इज बर्न्ड इन एयर, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ठीक है, जब तुम कोल को एयर की प्रेजेंस में जलाते हो तो तुम्हें रिजल्ट में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कोल को जलाने के बाद क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कोल को जलाते हैं तो ऐसे CO2 के जैसी ढेर सारी हार्मफुल गैसेज इसमें से क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, ये की पॉइंट है, इसको याद रख लेना। अब ये कोल है, इसके अंदर ढेर सारी चीजें होती हैं। हम करते क्या है, इस कोल को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने का मतलब बेसिकली ये समझो कि हम इस कोल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको अलग अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम प्रोसेसिंग ऑफ कोल कह देते हैं इस चीज को हम। ठीक है, जब हम कोल के अंदर जितनी भी चीजें उन सारी चीजों को अलग अलग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं, उस चीज को हम कह देते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कोल। ठीक है, अब जब मैं इस कोल के अंदर की सारी चीजों को निकालूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कोक, कोल तार और कोल गैस। ठीक है, तो ये रहा कोल। जब मैं इस कोल की प्रोसेसिंग करूंगा तो इसका मतलब मुझे इस कोल के अंदर क्या क्या है, इस कोल के अंदर से मुझे क्या क्या मिलेगा, वो मिलेगा कोक, कोल तार और कोल गैस मिलेगी। ठीक है, अब तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए कोल के अंदर से ये तीनों चीजों को बाहर निकाल कैसे रहे हम। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में तुम डिटेल में क्लास 10th के चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, बट तुम एक तरीके से ब्रीफ आइडिया ले रहे हो इसका कि कैसे होता है ये। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से मैं कोल के अंदर से तीनों चीजों को बाहर निकाल सकता हूँ। उस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कह रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, हम क्या करेंगे, कोल लेंगे, कोल को बर्न करेंगे। ठीक है, जब ये कोल को बर्न करेंगे तो इसमें से लिक्विड निकलेगा। ठीक है, और वो लिक्विड यहाँ आके जमा हो जाएगा इस कंटेनर में। इसके अंदर जितना भी लिक्विड जमा हुआ है इस कोल के अंदर से, इसको कहते हैं हम कोल तार। ठीक है, और ऑब्वियस बात है, इसको गर्म करें तो इसमें से कुछ गैस भी निकलेगी। ठीक है, जो गैस इसके अंदर से निकलती है इसको कहते हैं हम कोल गैस। ठीक है, और इसके अंदर से जब लिक्विड निकल गया, इसके अंदर से गैस निकल गई, तो आखिर में जो हिस्सा बच जाता है इसको कहते हैं हम कोक। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसके अंदर की सारी चीजों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये इमेज में तुम देख सकते हो, दिस इज कोक, दिस इज कोल तार एंड दिस इज कोल गैस। तो तुम ये भी कह सकते हो कि कोल का जो सॉलिड वाला हिस्सा है, कोल का सॉलिड वाला हिस्सा है कोक, कोल का लिक्विड वाला हिस्सा है कोल तार, और कोल का गैस वाला जो स्टेट है दैट इज कोल गैस। ठीक है, अब हम इन तीनों के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोक की, तो मैं कह सकता हूं कोक क्या है, इट इज अ टफ एंड पोरस सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे पोरस का मतलब क्या होता है कि कोई कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे क्या हो, होल्स हो, और इतने छोटे, इन छोटे होल्स के थ्रू क्या हो, लिक्विड या फिर गैस जो है इजीली पास कर सकती है। तो वैसे टाइप के जो सब्सटेंस है उसको पोरस सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम इस इमेज में देखोगे तो तुम्हें कोल और कोक के बीच में डिफरेंस दिख रहा होगा कि इसमें छोटे छोटे गैप्स हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको पोरस कहते हैं क्योंकि इसके अंदर से इसमें कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं कोक के अंदर। ठीक है ना, इसके यूजेस की अगर मैं बात करूं तो इसके दो यूजेस तुम्हें याद रखने बहुत अच्छे से। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब स्टील को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं कोक की मदद से। ठीक है, दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब होता क्या है, देखो हमें मेटल क्या है, ऑब्वियस बात है मेटल भी हमें अर्थ के अंदर से ही मिलते हैं। बट जब हमें मेटल मिलता है तो मेटल के साथ क्या होता है, ढेर, ये हमें मेटल है बट इसके साथ क्या होता है, ढेर सारी इंप्योरिटीज भी इसके अंदर मिक्स होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से मैं मेटल को बाहर निकालूं। ठीक है, बाहर निकालूं या एक्सट्रैक्ट करूं, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोक का इस्तेमाल करते हैं। अब कोक की मदद से मैं इसके अंदर से मेटल कैसे निकाल रहा हूं, ये भी तुम 10th क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बस तुम्हें क्या याद रखना है, कोक क्या है, इट इज अ टफ एंड अ पोरस सब्सटेंस, और इसके दो यूज क्या है कि ये स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और साथ साथ में मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगला बात करते हैं कोल तार की। कोल तार की अगर मैं बात करूं, मैं क्या कह सकता हूं, इट इज अ ब्लैक एंड थिक लिक्विड। ठीक है ना, देखो अब तुम्हें इमेज में वैसे भी दिख ही रहा होगा, इमेज में देख रहे हो, एक थिक है। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, थिक है एंड ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो थिक एंड अ ब्लैक कलर इज कॉल्ड कोल तार।
ठीक है, अब इसके यूजेस की बात अगर मैं बात कर लूँ, देखो कोल तार का नाम तुमने सुना होगा, बोला बोला जाता है कि रोड बनाने के लिए कोल तार का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, वैसे आजकल के टाइम पे क्या होता है कि जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम का भी एक प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो ना कोल है, कोल के 3 प्रोडक्ट है यहाँ पे, कोक, कोल तार और कोल गैस। वैसे पेट्रोलियम के अंदर से भी ढेर सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, उसके मदद से हम आजकल रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले हम कोल तार का इस्तेमाल करते थे, अब हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम के अंदर से एक प्रोडक्ट निकलता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तुम्हें ये याद रखना है कि देखो रोड बनाने के अलावा भी बहुत जगह काम आता है ये। ठीक है, जैसे सिंथेटिक डाइज हो गया, जो तुम्हारा फूड कलर वगैरह होता है, उसको बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि फूड कलर इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कोल तार से बन रहा है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए वैसे। ठीक है, इसके अलावा हो गया तुम्हारा परफ्यूम्स, एक्सप्लोजिव्स, प्लास्टिक्स, ठीक है, या फिर मेडिसिन, ड्रग्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोल तार के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, इनमें से कुछ मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, ये सारे तुम्हें याद रखने हैं। अब बात करते हैं कोल गैस की। ठीक है, कोल गैस नाम से पता लग रहा है गैस है ये। ठीक है, अब इसका सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज इसको सबसे ज्यादा फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, अब जितना भी हमने पढ़ा है इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा फॉसिल्स क्या होते हैं। मैंने देखा कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी रिमेन्स होते हैं उसको हम फॉसिल्स कह देते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये फॉसिल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगा रहा है, और जिस स्पीड से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं, बट हम इसको यूज बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कह रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कोल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। हमने देखा कि सैंड और मड की जब ढेर सारी लेयर पड़ जाती है किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस फॉसिल के ऊपर क्या पड़ता है, ढेर सारा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है। उसकी वजह से वो फॉसिल क्या होता है, अपने फॉर्म को कन्वर्ट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये फॉसिल जो हो रहा है, जब ये फॉसिल कोल में कन्वर्ट होता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है ना, अब क्योंकि ये जो कोल है ये सबसे ज्यादा कार्बन कंटेन करता है अपने अंदर, इसी वजह से हम इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि ये कोल के अंदर ढेर सारा कार्बन मिलता है। ठीक है ना, अब हमने ये भी देखा जो कोल है उसके अंदर ढेर सारी चीजें होती हैं, वो क्या क्या होती है, दैट इज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, तो इसको अलग करने का प्रोसेस कैसे अलग करते हैं इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, इसको क्लास 10th में तुम डिटेल में पढ़ लोगे। बट अभी तुम्हें ये याद रखना है कि कोल की जो तीन प्रोडक्ट होते हैं कोल के, दैट इज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, उसके बाद हमने इन तीनों के अलग अलग यूजेस देखे। अब इस वीडियो में सिर्फ कोल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसका एक मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें हम पेट्रोलियम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, उसके अलावा अगर तुम्हारा इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, और तुम चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊं तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब इसी में से मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं इसमें, तो बहुत ही इजी है, बस तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस देख लो आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, इन मैं यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या फिर ऑल ऑफ देम, इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है वो तुम्हें बताना है। ठीक है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर खुद को टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये कुछ क्वेश्चन दिए मैंने। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई चीज क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो तुम ये पीछे वीडियो के पीछे देख जाके तब देख सकते हो इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब देखो ये इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या, एग्जॉस्टिबल का मतलब मैंने बताया जो इवेंचुअली खत्म हो जाएगा, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो कभी एंड नहीं होगा, जिसकी इनफाइनाइट सप्लाई है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इन चारों में से क्या हो सकता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, इन चारों में से नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, नहीं है, सॉरी, नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, इसका मतलब नेचर से हमें कौन सी चीज नहीं मिलती है। ठीक है, अगला है विच गैस डज कोल मेनली प्रोड्यूस व्हेन बर्न्ड इन एयर। ठीक है, जब एयर की प्रेजेंस में मैं कोल को जलाता हूं तो मुझे कौन सी गैस सबसे ज्यादा मिलती है, वो तुम्हें बताना है। ठीक है, अब तुम इन क्वेश्चंस का आंसर करो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।